एनडीए एग्जाम क्लियर कर स्टूडेंट्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों ही सेवाओं में सब लेफ्टिनेंट, जो कि एक अच्छी पोस्ट है, वहां जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं एनडीए एग्जाम, जैसे हिंदुस्तान में यूपीएससी एक बड़ी चीज है, उसी तरीके से एनडीए एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो इस एग्जाम में अपीयर होना, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आपको एक सोसाइटल जंप दिलाता है। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र के एक दिग्गज निखिल नेवे जी, जो कि जिन्होंने नेट जीआरएफ 3 टाइम क्लियर करा है, साथ ही वो अभी सैनिक स्कूल्स में एनडीए का क्रैश कोर्स कराते हैं। तो चलिए आज मिलते हैं हम निखिल नेवे सर से। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। नमस्कार। सर, आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम निखिल नेवे है। मैं जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने अपना शालेय अध्ययन बुरहानपुर जिले के ही स्कूल से किया है, और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर और मास्टर्स स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से किया है। और इसके साथ ही मैंने यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है। वर्तमान में मैं एनडीए एग्जाम क्रैश कोर्स पढ़ाता हूँ। सर, हम लोग शुरुआत करते हैं आपके इस सफ़र जो आपका शुरू हुआ, आपके बचपन से आपका एनडीए क्रैश कोर्स कराना, सैनिक स्कूल में वहाँ तक पहुँचना, और नेट जीआरएफ को 3 टाइम क्वालिफाई करना, ये सफ़र कैसा रहा, उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। बचपन में चूँकि मेरे नाना नानी शिक्षक थे, तो उस वजह से बचपन में थोड़ा घर में भी एक प्रेशर था कि पढ़ाई तो करनी है। और दूसरी बात ये कि परिवार में जब आप सबसे छोटे होते हो, तो जैसे कहा जाता है कि परिवार में सबसे छोटा बेटा फ्री का नौकर होता है। तो जैसे बच्चों को काफ़ी काम बताया जाता है, ये करो वो करो, तो शायद उन कामों से बचने के लिए मैं किताबें लेकर ज़्यादा बैठता था। तो उस वजह से मैं मेधावी विद्यार्थी हो गया। मीन्स कि है ना, कहीं ना कहीं जो आपकी पढ़ाई करने की आदत बन गई काम से बचने के लिए, और आप एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बन गए। हाँ। सर, अगला क्वेश्चन हम लेंगे कि जिस तरीके से आप विद्यार्थी तो श्रेष्ठ बने, फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं आपने ग्रेजुएशन करा, और स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से आपने ग्रेजुएशन करा। तो नेट जीआरएफ जो एक टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर किस टाइप से करा, और कोई व्यक्ति अगर क्लियर करना चाहता है तो उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अब चूँकि मैं गणित विषय का विद्यार्थी रहा बैचलर्स और मास्टर्स में भी, लेकिन कई बार होता है कि नियति हमको कुछ अच्छे लोगों से मिलवा देती हैं। तो वैसे ही एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ था, वो मेरे मित्र बने, और चूँकि उनसे चर्चाएं करता था, तो मुझे इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का वैसे ही शौक़ था। तो मैं इतिहास की पुस्तकें काफ़ी पढ़ता था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा इतिहास का ज्ञान थोड़ा ठीक है, तुमको ये एग्ज़ाम एक बार देख लेना चाहिए। तो चूँकि पढ़ रहे थे और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जब आप साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती है कि आपको एक अच्छी नौकरी हासिल करनी है। और यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम आपको जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट आपको इतनी फेलोशिप देती है कि आप अच्छी तरीके से पीएचडी और रिसर्च वर्क कर सके, और ज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। तो इसलिए मैंने उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। बिल्कुल सर। सर, उसी के साथ साथ हमारे टीम ने हमें ये भी बताया कि आप अभी सैनिक स्कूल में एनडीए का क्रैश कोर्स कराते हैं। तो एनडीए का क्रैश कोर्स का मीनिंग क्या है, और किस तरीके से एनडीए का कोर्स आप करवाते हैं, और एनडीए की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, तो वो एनडीए फाइट करने के बाद कहाँ पर पोस्टेड हो सकता है? एनडीए एग्ज़ाम जो है, ये जनरली 11वीं 12वीं के बच्चे एनडीए एग्ज़ाम के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं,
और एनडीए का एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को एक मौका देता है आर्म्ड फोर्सेस में देश की सेवा करने का। और एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर कर स्टूडेंट्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों ही सेवाओं में सब लेफ्टिनेंट, जो कि एक अच्छी पोस्ट है, वहाँ जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं एनडीए एग्ज़ाम, जैसे हिंदुस्तान में यूपीएससी एक बड़ी चीज़ है, उसी तरीके से एनडीए एग्ज़ाम भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो इस एग्ज़ाम में अपीयर होना, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आपको एक सोसाइटल जंप दिलाता है। निखिल सर, जैसे कि हमारी टीम ने हमें बताया कि आप अलग अलग सैनिक स्कूल में एनडीए का क्रैश कोर्स कराते हैं, साथ ही आपने नेट जीआरएफ भी 3 टाइम्स क्लियर करा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा एनडीए फाइट करना चाहता है तो उसने किस किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, और वो एनडीए फाइट करने के बाद कौन से पोस्ट पे जाएगा? एनडीए एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है उन बच्चों के लिए जो 11th-12th में है और उनकी एज 19 साल से कम है। मतलब 19 साल आपकी एज कंप्लीट नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, है ना। और इस एग्ज़ाम के बारे में अच्छी चीज़ ये है कि ये एग्ज़ाम आपको चांस देता है कि आप देश की सेवा फौज में जाके कर सकते हैं। और फौज के जो तीनों विंग है ना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों में आप सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं अगर आप एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा चांस है जिससे आप देश की सेवा कर सकते हैं। और चूंकि आपकी एज भी कम रहती है तो आप बहुत अच्छी से मेहनत करके, पूरी फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करके एक अच्छी, है ना, क्योंकि सेना में अधिकारी हो जाना अपने आप में एक सोसाइटल जंप है ना। उसके बाद कोई आपसे ये सवाल नहीं करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं या आपके पापा क्या करते हैं। तो आप, और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक समाज में सम्मान तो मिलता ही है, साथ में आपको खुद को भी इस बात की खुशी होती है कि आप देश की सेवा कर पा रहे हैं इन अ डायरेक्ट वे। बिल्कुल सर। सर, एनडीए का जो सिलेबस होता है वो कैसा होता है, यानी कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और क्या क्या चीज़ों को फोकस करना चाहिए बच्चे ने अगर वो स्टडी कर रहा है? एनडीए एग्ज़ाम जो है उसमें एक चीज़, ये एग्ज़ाम 2 फेज में होता है। फर्स्ट इज रिटन फेज एंड सेकेंड एसएसबी इंटरव्यू। तो जो रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम में भी आपके पास 2 एग्ज़ाम पेपर है। फर्स्ट इज कंप्लीटली मैथमेटिक्स एंड सेकेंड जीएटी। जीएटी मीन्स दैट कवर्स होल जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये कवर होता है। और जो पर्टिकुलर मैथ्स का पेपर है उसके सिलेबस में आपकी जो 11th-12th की मैथमेटिक्स है वो कवर हो जाती है। सर, जिस तरीके से आपका जो स्कूलिंग रहा वो स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से रहा, तो अगर कोई बच्चा 12th के बाद वहाँ जाना चाह रहा है तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स? जी, क्योंकि स्कूल जनरली कुछ छोटे शहरों में एक समस्या है कि बच्चों को जनरली कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्कूल्स में डिफरेंस नहीं पता। तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जनरली यूनिवर्सिटी से संबंधता रख के, एफिलिएशन रख के जो कॉलेजेस चलते हैं, मतलब जो आपको हायर एजुकेशन देते हैं, ग्रेजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई करवाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि यूनिवर्सिटी के ही अपने डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी चलाती है उनको कहते हैं स्कूल्स। तो स्कूल से आप, जैसे मैंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से एमएससी की डिग्री की है, यानी पीजी डिग्री की हुई है मैथमेटिक्स में। वहाँ पहुँच, चूँकि एमएससी एक नॉन प्रोफेशनल कोर्स है, इसीलिए अभी फ़िलहाल वो CUET जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट कंडक्ट करती है ताकि आप वहाँ एडमिशन ले पाए, उसके दायरे से फ़िलहाल वो बाहर है। लेकिन देश में और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, JNU, BHU, DU, इसके अलावा भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। वहाँ एडमिशन के लिए आपको CUET एग्ज़ाम देना होता है, और अगर आप उस एग्ज़ाम में कट ऑफ क्लियर करते हैं तो फिर आप उन स्कूल्स में एडमिशन ले पाएंगे।
सर सिर्फ मास्टर्स ही वहाँ से किया जा सकता है कि ग्रेजुएशन भी किया जा सकता ग्रेजुएशन भी किया जा सकता है। है? और ग्रेजुएशन के लिए क्या यानी प्रोसेस वगैरह होती है? उनके लिए भी देखिए CUET, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो CUET UG एग्जाम कंडक्ट होता है, और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो CUET PG एग्जाम। जी सर। सर जैसा कि आपने अपने परिचय में भी बताया और हमारी टीम ने भी बताया कि आपने नेट GRF 3 टाइम्स क्लियर करा है, तो वो अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है, नेट की एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो GRF में किस चीज़ों पे ध्यान दे कि वो चीज़ वो क्लियर कर पाए? नेट JRF जो एग्जाम है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम है। यदि आप भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप नेट एग्जाम क्वालिफाइड हो। और नेट एंड JRF इस एग्जाम में, JRF मीन्स होता है जूनियर रिसर्च फेलो। अगर आप PhD करना चाहते हैं यानी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, रिसर्च परस्यू करके आप ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, उस स्कॉलरशिप का अमाउंट तो समय के साथ चेंज होता रहता है, सो उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन उसके थ्रू आप PhD करके प्रोफेसर हो सकते हैं। बिल्कुल सर। सर एक और बात कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव जो रहा है कि एक सैनिक स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, और सैनिक स्कूल और नॉर्मल स्कूल में क्या डिफरेंस है? सैनिक स्कूल्स में मुझे बहुत कम समय के लिए जाना होता है, सिर्फ NDA क्रैश कोर्स पढ़ाने के लिए, तो टाइम लिमिट काफ़ी कम होता है। तो सैनिक स्कूल और जो, चूंकि मैंने भी सिविलियन स्कूल से ही पढ़ाई की है, तो एक डिफरेंस जो मैं देख पाया हूँ वो डिफरेंस है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के साथ दूसरी चीज कि हमको थोड़ा सा, आपको लग सकता है कि मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी अगर आप एक यंग स्टूडेंट है, 14 to 18 एज है आपकी, तो यू मस्ट हैव टू बी लिटिल बिट क्रूअल टू योरसेल्फ। खुद के लिए थोड़ा सा क्रूर हो जाइए, खुद पर दया थोड़ी कम कीजिए, है ना, कि मैं थक गया हूं तो मैं सो जाता हूं, तो मैं रात में 6 घंटे की नींद पूरी कर चुका हूं, उसके बाद मैं दिन में भी सो रहा हूं। तो इस तरीके की चीजों से बचिए। आपके पास जो आपका 9, 10th, 11th, 12th, ये जो आपके पास 4 साल है, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। और मेहनत करने का सिंपल सा मतलब आपके लिए एक ही चीज होना चाहिए, और वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, या एक कविता है, कहावत तो नहीं कविता है, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि आप किसी एग्जाम की तैयारी आपको नहीं करना है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आप रण से भाग रहे हैं, है ना। तो समाज जो कहीं से भागता है उसको किस नाम से पुकारता है आप जानते हैं। तो इस चीज से बचना है, और आप खुद को इस चीज के लिए थैंकफुल मानिए कि आप उस पीढ़ी से हैं जिनके पास एजुकेशन एक्सेसिबल है, और विथ रिसोर्सेस। आपको सिंगल क्लिक पे आपके पास स्क्रीन है, आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है कि आप बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो उसका बहुत अच्छा यूज कीजिए। और बढ़िया, और रही बात आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक चीज से बचना है, और वो चीज है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कवरेज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। मैंने देखा है कई बच्चे बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं और हर किताब से एक ही चैप्टर को पढ़ने लगते हैं। प्लीज इस चीज से बचिए, है ना। एक अच्छी बुक को रेफर कीजिए, और साथ में एक अच्छी बुक के साथ, बुक क्या है, आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है ना। और दूसरा, आपके लिए सबसे अच्छा क्या ढूंढी है, क्या चुनी है, मेंटोर चुनी है। चंद्रगुप्तों का निर्माण किसने किया? चाणक्य ने किया। नो डाउट चंद्रगुप्त में कैलिपर था, लेकिन चाणक्य नहीं मिलते तो वो चंद्रगुप्त नहीं हो पाता, है ना। जैसे एक लाइन मुझे याद आ रही है जो सल्तनत हिस्ट्री में
जो डिफेंस का स्ट्रक्चर था उसको मैं अपनी तरीके से मैंने थोड़ा उसमें ऐड ऑन कर दिया है, आप तक पहुंचाता हूं कि 10 घुड़सवार एक सरखेल बराबर, 10 सरखेल एक सिपाह सलार बराबर, और 1000 सिपाह सलार तो फिर एक सैम बहादुर बराबर। और यहां मेरा मतलब सैम बहादुर यानी सैम मानेकशॉ है, जो भारत के फील्ड मार्शल थे 1971 वॉर के टाइम पर, जिनके अकेले की स्ट्रैटेजी ने जनरल नियाजी, जो पाकिस्तानी सेना के जनरल थे, उनके 93,000 सैनिकों को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। तो असल में ये जो 93,000 सैनिकों से आपके लिए मेरा कहने का मतलब यह है, आपकी छोटी छोटे डाउट्स, जब आप नॉलेज गेन करना इज अ वन थिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इज नोन एज इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस हासिल करना दूसरी चीज। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर होते हैं स्ट्रेटेजी से। तो जब आपको स्ट्रेटेजी बनानी, आप चाहते हैं कि आप अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम्स क्लियर करें, तो आपको अच्छी बुक्स के साथ एक अच्छा क्या चुनना चाहिए, एक अच्छा अपने लिए सैम बहादुर चुनना चाहिए। बिल्कुल सर। सर जैसा कि हमारी टीम ने हमें बताया कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थे और कहीं ना कहीं आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज आती है कि हम पढ़ते तो बहुत अच्छा है, हमको आता भी सब कुछ है, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते तो ब्लैंक हो जाते हैं, तो वो चीज़ कैसे वो क्लियर कर? देखिए, पहली चीज़ ये है कि आपके सवाल में ही इसका जवाब है कि हम पढ़ते बहुत अच्छा है, हम सब कुछ पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में जाके ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में जाके आपको क्या करना होता है, लिखना होता है, राइट? और आपने जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, जब आप तैयारी कर रहे थे, तब आपने क्या किया, सिर्फ पढ़ा, आपने सिर्फ रॉट लर्निंग की, आपने उसका एप्लीकेशन नहीं किया, है ना? तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपने जिस भी टॉपिक को पढ़ा, आपने जिस भी चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ के खत्म करते ही तुरंत जाके उसके टेस्ट देना, तुरंत उसके क्वेश्चंस सॉल्व करना। और इस मेथड को आप सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिए। आपने जैसे ही पढ़ा, टॉपिक खत्म, तुरंत आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। तभी आपकी जो प्रॉब्लम है कि एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जा रहे, इसको खत्म करने का यही सबसे कारगर तरीका है। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन आपके जीवन से ले लेते हैं कि जो आपका सफ़र रहा, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे आप बचपन में, साथ ही आप नेट जीआरएफ आपने क्लियर करा, अभी सैनिक स्कूल में आप क्रैश कोर्स करा रहे हैं, तो ये जो सफ़र रहा, इसमें कोई एक ऐसी चुनौती जिसको देखकर आप हताश हुए, लेकिन उसका सामना करके अभी भी आप सफलतम पथ पर निरंतर हैं? चुनौतियां तो मुझे लगता है कि एक कहावत भी है कि ये जो सामने चुनौतियों का पहाड़ है, या ये जो सामने चुनौतियों का अंबार है, यही हमारे हौसले की मीनार है। तो जो चुनौतियां है वही हौसला देती है। और जो चुनौती जो मेन मुझे लगता है मेरे सामने आई कि कहीं ना कहीं जब आप साधारण परिवार से आते हैं, आप अपने ग्रेजुएशन के फेज में होते हैं, आपको लग रहा होता है कि हमको बस एक नौकरी हासिल हो जाए अच्छी, और क्रेज है कि हिंदुस्तान में एक सरकारी नौकरी मिल जाए। तो विद गॉड्स ग्रेस मुझे डाक विभाग में एक सरकारी नौकरी मिली, पोस्ट मास्टर के पद पे। मैंने पूरे एक दिन वो नौकरी की। उसके बाद उस नौकरी का कुछ चंद दिनों का ट्रेनिंग फेज भी था, तो ट्रेनिंग फेज भी मैंने बड़ी मुश्किल से ही पूरा किया क्योंकि मेरा मन लगता नहीं था उसमें। तो और शायद मेरी इस बात को, इस पॉडकास्ट को जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया, जो वहाँ वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये नौकरी छोड़ दो। उन्होंने ट्रेनिंग फेज में मुझसे कहा ये आपसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक दिन तो एज अ ज्वाइनिंग लेकर के नौकरी की। तो शायद वो डेट 11 अप्रैल 2022 थी। तो 11 अप्रैल 2022 से और मैंने और जो डेट है 13 अप्रैल जो डेट है जलियांवाला बाग मास्कर की, बस उसी दिन मैंने इस्तीफा दे दिया। जी सर। सर एक मैसेज देश के युवाओं को क्या देना है?
मैसेज मेरी तरफ से यही रहेगा कि आप अपने ड्रीम को, अपने एम को बड़े प्रैक्टिकली अप्रोच कीजिए, है ना। रियल लाइफ के डिफरेंस को समझिए, है ना। क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड मानता हूं कि हम इस धरती पे वो आखिरी जनरेशन है जिनके पास स्क्रीन नहीं थी बचपन में। तो हमारे पास बचपन में स्क्रीन नहीं थी, तो हम मैदानों में खूब खेले, जिस वजह से हमारा टीम अप्रोच डेवलप हो गई और ह्यूमन कनेक्ट अच्छे तरीके से बन गए। तो सबसे पहली चीज़ ये कीजिए कि अच्छे ह्यूमन कनेक्शंस बिल्ड कीजिए, क्योंकि एक कहावत है, बचपन की पंगत और जवानी की संगत, यही इसी से बनती है जिंदगी की रंगत। तो बचपन में आप क्या खाते हैं, अपने फूड पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए, फ्रेश फूड का ही खाइए। और दूसरी चीज़, जब आप लड़कपन से जवानी की ओर बढ़ रहे होते हैं तब अच्छे लोगों की संगत कीजिए। अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो निरंतर सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। बिल्कुल सर। सर, जो आपकी ये सफलता रही, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं सफल अभी हुआ नहीं हूँ। बेस्ट ऑफ निखिल इज येट टू कम, वो अभी हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैंने तिल के अष्टमांश बराबर भी सफलता पाई है तो उसका श्रेय मेरी स्वर्गीय नाना नानी को, मेरे माता पिता के कठोर परिश्रम को, और मेरे परिवार और मेरे मित्रों के सहयोग को जाता है। सर, एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा आपका कि जो क्रैश कोर्स आप कराते हैं तो उसमें आपका मेन फोकस क्या होता है और किस तरीके से आप इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं? मेरा मेन फोकस इस चीज़ पे होता है, वो होता है कि जैसे मैं एनडीए ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा फोकस यही रहता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें 4 ऑप्शंस होंगे और बच्चे की वो अप्रोच डेवलप हो जाए मेरे पढ़ाने से कि वो उस क्वेश्चन को करेक्ट मार्क करे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है हिंदुस्तान में वो सबसे रूथलेस बैटल है। आप अगर आज से 150 साल पहले पैदा हुए होते तो आपके लिए बड़ा आसान था सूबेदार बन जाना, क्योंकि आप अपने 4 दोस्तों को मिलाते, आप थोड़े हथियार चलाना सीख लेते, उनका खून कर देते और खुद बन जाते। फिर किसी को हटाना होता तो वो भी आपके साथ यही करते। लेकिन आज हमारे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है, बड़ा फेयर सिस्टम है, वो है एग्जामिनेशंस। तो एग्जामिनेशन को बड़े रूथलेस तरीके से, खुद के लिए थोड़े क्रूएल हो जाइए, रूथलेस तरीके से तैयारी कीजिए, बढ़िया स्ट्रेटेजी से मेहनत कीजिए और निसंदेह फिर आपको सफलता मिलेगी। सर, एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने हमें बताया कि आपका जो सिलेबस का शेड्यूल रहता है वो 28 to 35 डेज हार्डली होता है, तो उसमें डे शेड्यूल किस तरीके से आप करते हैं कि वो स्टूडेंट्स इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं? आपके लीड लैब्स पे मैं अपनी स्ट्रेटेजी की पोल खोल देता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी अनवेल कर देता हूँ। वो यह है कि आप, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने सबसे पहले, आपके टीचर ने आपको क्लास में जो पढ़ाया उसके आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। आपके टीचर ने जो एक एक बात बताई वो आपके पास नोटेड होनी चाहिए। और उस नोट करने के बाद आप जब उसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय ही जब आपने उसको पढ़ा तो एक्टिव लर्निंग कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा ये मैंने परसों पढ़ा था या ये परसों क्लास में हुआ था तो मैं इसको आज पहली बार खोल रहा हूं अपनी सेल्फ स्टडी में। तो अपनी स्टडी में जो आवर्स ऑफ क्लासेस है जो आपने टीचर के साथ बिताए उनको काउंट मत कीजिए। आपके जो सेल्फ स्टडी आवर्स है उनको काउंट कीजिए कि आपने सेल्फ स्टडी कितनी देर की। और जैसे ही आपने सेल्फ स्टडी में उस चैप्टर को खत्म किया तुरंत जाकर उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। यही स्ट्रेटेजी है जिससे आप ये स्ट्रेटेजी ऐसी कि आप किसी भी एग्जाम पे लगाइए, डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल सर। सर, जो लीड लैब के मंच के सारे सवाल थे उसका जवाब आपने बड़े बखूबी तरीके से दिया। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव है? और निश्चिंत ही लीड लैब के मंच पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ
स्टूडेंट्स भी है जनरली, तो काफ़ी अच्छा लगा। और आपके जो सवाल थे वो सीधे स्टूडेंट ओरिएंटेड थे, तो मुझे लगता है कि आपकी इस वीडियो से या जब भी ये यूट्यूब पर आ जाएगा तो इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी डाल दे, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स जिनको लगता है कि मैं उनकी किसी तरीके से हेल्प कर पाऊँगा, आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और साथ में आपके लिए लीड लैब्स तो है ही, लीड लैब्स लगातार, मुझे पता चला कि लीड लैब्स आपके लिए लगातार प्रेरक वक्ताओं को ला रहा है, तो लीड लैब्स आपको एक पॉजिटिविटी देने का काम कर रहा है। तो लीड लैब्स के साथ बने रहिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बिल्कुल सर। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप अगर कोई भी बच्चा एनडीए से रिलेटेड क्वेश्चन रखता है या मार्गदर्शन चाहता है तो आप उसका सहयोग करेंगे, तो अगर आप चाहें तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका संपर्क और किस तरीके से आपसे संपर्क करा जा सकता है वो बता दें। बिल्कुल। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6264463818। इससे आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और आपकी मैं जो भी हेल्प कर सकता हूँ मैं बिल्कुल करने का मैं आपको वचन देता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद लीड लैब्स मंच का।